हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन मैथमेटिक्स सीरीज में हम लोग क्लास ट्वेल्थ के एक चैप्टर के ऊपर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस लेने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चंस होंगे मेरी ऑब्जेक्टिव मैथमेटिशिया बुक्स में से होंगे, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रही होगी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज का टॉपिक होने वाला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यानी इस चैप्टर में से हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस लेने वाले हैं आप लोगों के लिए। अच्छा बच्चों, अगर आप लोग हमारी मैथमेटिशिया बुक्स का लेआउट देखना चाहते हैं, फ्री पीडीएफ चैप्टर्स देखना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक्स मिल जाएंगे दो डिफरेंट चैप्टर्स के। उन लिंक्स पे क्लिक करके आप फ्री पीडीएफ चैप्टर्स देख सकते हैं हमारी मैथमेटिशिया बुक का। ठीक है ना। और अगर आप लोग इस बुक को ऑर्डर करना चाहें तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फाइनली और देखते हैं क्वेश्चन वन क्या है आप लोगों के लिए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमें क्या करना है क्वेश्चन वन में, हमें वैल्यू फाइंड करनी है फॉर दिस एक्सप्रेशन कॉस इनवर्स ऑफ -1 माइनस साइन इनवर्स 1। अब सुनना जी, कॉस इनवर्स ऑफ -1। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हमें ये पता करना है कि कॉस थीटा की वैल्यू -1 कब होती है। थीटा की वैल्यू बताओ यहां पर। ठीक है ना। कॉस थीटा की वैल्यू अगर -1 है तो थीटा क्या होगा? वेयर थीटा मस्ट बिलोंग टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज ऑफ कॉस इनवर्स फंक्शन। समझे? ये थीटा मतलब यहां पर रेंज ऑफ कॉस इनवर्स से कोरिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे यहां पर थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों? तो पाई होनी चाहिए। मतलब सीधा सा है कि कॉस इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू क्या होगी? तो पाई होगी। ठीक है ना। ये बात तो क्लियर है सबको। सिमिलरली अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि साइन इनवर्स ऑफ 1 ये क्या होना चाहिए, तो देखना भाई, यहां पर हम क्या कहेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होगी? ये बताओ एंगल थीटा यहां पर क्या रहा होगा? तो यहां पर भी थीटा जो है दिस मस्ट बिलोंग टू दिस इंटरवल। एक सेकेंड, यहां पर जो इंटरवल बनेगा दैट विल बी क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2 वेयर दिस थीटा इज एक्चुअली रेंज ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन। समझे ना, प्रिंसिपल ब्रांच का रेंज होता है। तो यहां से आप लोग ये बड़े आराम से कंक्लूड कर सकते हैं कि थीटा मस्ट बी π/2 इफ साइन थीटा हैज टू बी 1। तो देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो π/2 हो जाएगी। अब अपने क्वेश्चन में वापस चलो। ठीक है ना। ये जो भी रिजल्ट्स आपने निकाले हैं, यानी ये π/2 और ये पाई, ठीक है, इन्हें देखो और अपने क्वेश्चन में वापस लौटो। तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों? ये बनेगा पाई, ये बीच में माइनस और ये π/2। तो इसे कैलकुलेट कर लो तो π/2 आ जाएगा। और यहां से आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में हमें क्या दिया हुआ है। तो ये रहा जी क्वेश्चन 2। जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर क्या करना है, हमें साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 इसकी वैल्यू पता करनी है। अब सुनना बच्चों, अगर आप ये सोचें कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल टू x, ठीक है ना, ये फॉर्मूला लगा के यहां पर साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 में आंसर हम 2π/3 लिख दें और ऑप्शन बी को करेक्ट बोल दें। लेकिन अगर ऐसा कहोगे तो ये हो जाएगा रॉन्ग। अब ये गलत इसलिए होगा क्योंकि ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा दिस इज एप्लीकेबल ओनली इफ x बिलोंग टू द प्रिंसिपल ब्रांच रेंज ऑफ साइन इनवर्स, यानी इस इंटरवल से। और इस इंटरवल से ये 2π/3 बिलोंग नहीं करता है। आप देख लो ध्यान से, बात समझ आ रही है? तो ये तो गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर साइन 2π/3 में जो एंगल आपको दिख रहा है ना 2π/3, इसे हमें प्रिंसिपल ब्रांच रेंज में लेकर आना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे भाई? देखो, इसे ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? लिखना पॉसिबल है ना? तो मैंने लिख दिया। ठीक है। अच्छा, यहां पर साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है भाई? तो साइन थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट। अच्छा, अब इसके आगे साइन इनवर्स को भी लगा ही लो। ठीक है। तो ये लगा जी साइन इनवर्स और यहां भी साइन इनवर्स। अब ये वाला फॉर्मूला यहां पर यूज करके देखो। अभी साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3 में π/3 जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये साइन इनवर्स फंक्शन के प्रिंसिपल ब्रांच रेंज से बिलोंग करता है बच्चों। और बस
इस वजह से इसका आंसर आ चुका है कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 भी खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन 3 वेल ये तो सुपर लल्लू क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर ना प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, फंक्शन तो आपको दिख ही रहा है, तो साइन इनवर्स ऑफ -√3/2। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा की वैल्यू -√3/2 कब होती है, और यहां पर मैं इंटरवल दिखा देता हूं। देखो ये वाला पूरा इंटरवल चलता है ना साइन इनवर्स फंक्शन के प्रिंसिपल ब्रांच के लिए, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में क्लॉकवाइज एंगल यानी नेगेटिव एंगल, या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में समझे एंटी क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव एंगल। तो यहां पर क्योंकि ये नेगेटिव आ गया, यानी हमें थीटा की वैल्यू जो भी मिलेगी दैट मस्ट बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, समझे, दिस मस्ट बिलोंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी नेगेटिव एंगल मिलेगा। ठीक है, अच्छा यहां पर पता करने के लिए, अगर आपको नहीं पता है ना तो यहां पर ये पता करने के लिए कि थीटा की वैल्यू क्या आएगी, हम लोग इस नेगेटिव पॉजिटिव के बिना ही सोचते हैं। तो आपको पता होगा साइन π/3 की वैल्यू √3/2 होती है। ठीक है ना, यानी साइन 60 की वैल्यू। तो यहां से थीटा क्या आना चाहिए -π/3, क्योंकि मैंने बताया कि थीटा यहां से फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा और वो भी क्लॉकवाइज जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये वैल्यू आपको यहाँ पर नेगेटिव दिख रही होगी। तो यहां से हमको पता चला कि साइन ऑफ -π/3 दैट विल बी -√3/2। तो देयरफॉर आपके क्वेश्चन में वापस चलो, यानी साइन इनवर्स ऑफ -√3/2, इसका आंसर क्या आएगा, तो -π/3 आएगा। तो -π/3 कहां दिख रहा है, देख लो भाई, ऑप्शन बी में दिख रहा है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए, तो ये रहा जी आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो यहां पर क्या करना है, यहां पर हमें cos ऑफ tan इनवर्स 3/4 की वैल्यू निकालनी है। देखो भाई ध्यान से सुनना, ये जो tan इनवर्स 3/4 है भाई, ये तो एंगल ही है ना, तो इसे आप थीटा एज्यूम कर लो। ठीक है, यहां से जैसे आप इसे थीटा एज्यूम करेंगे, ये बनेगा tan थीटा इक्वल्स 3/4, और आपका जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा cos थीटा, इस तरीके से, क्योंकि इस पूरे को तुमने अभी थीटा एज्यूम कर लिया है। बात समझ आ रही है, ठीक है ना। अच्छा अब यहां से tan थीटा इक्वल टू 3/4, इसे देखते हुए एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लो। सबसे सिंपल मेथड तो यही बनता है, यहां पर इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल, ये थीटा हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स जिनको पता हो उनको समझ में आ गया होगा कि यहां पर हाइपोटेनियस 5 आएगा। ठीक है, अब इस ट्राइंगल की हेल्प से आप देखो कि cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो cos थीटा की वैल्यू होगी 4/5। ठीक है ना, तो आपके क्वेश्चन में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जैसे ही आप लोग इसे थीटा एज्यूम करेंगे, देखो इसे थीटा एज्यूम करेंगे तो आपके क्वेश्चन में ये बन जाएगा cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू आपने अभी निकाली है, यानी 4/5, यानी ऑप्शन पहला ही सही हो गया, ऑप्शन ए ही सही हो गया इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या है, तो ये रहा जी क्वेश्चन 5। यहां पर पूछा गया है साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू π/5 है, x इस इंटरवल से बिलोंग करता है, तो cos इनवर्स x की वैल्यू निकालनी है। भाई सीधा सा फॉर्मूला लगाओ, देखो ये वाला फॉर्मूला, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x क्या होता है, तो π/2। यहां पर साइन इनवर्स ऑफ x की वैल्यू है π/5, तो बस जी मैंने वैल्यू पुट कर दी, और यहां से एक बार साइड चेंज करो, तो cos इनवर्स ऑफ x विल बी π/2 माइनस π/5। एलसीएम ले लो, 5π माइनस 2π दैट इज 3π/2 इंटू 5 यानी 10। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चों, 3π/10, जैसा कि मुझे दिख रहा है पहला ही ऑप्शन सही हो गया क्वेश्चन 5 के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ो जी, क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लो, अच्छे क्वेश्चन है ना, आसान आसान से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ये प्यारा क्वेश्चन है। देखो आपको cos इनवर्स p प्लस cos इनवर्स q प्लस cos इनवर्स r की वैल्यू गिवन है 3π, और आपसे ये पूछा गया है। भाई बच्चों ध्यान से सुनना, क्या बता रहा हूं ध्यान से सुनना। देखिए cos इनवर्स ऑफ x, cos इनवर्स ऑफ x, इसका जो आंसर आता है ना, यानी इसका जो रेंज होता है इस इंटरवल से बिलोंग करता है। तो ये बात क्लियर है कि cos इनवर्स ऑफ x की
मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स की आएगी पाई। बात समझ आई सभी को, ठीक है ना। यानी कॉस इनवर्स एक्स में एक्स आप कुछ भी डालें, जब इसका आंसर आपको मैक्सिमम मिलने वाला होगा तो एक्स की वैल्यू पक्का 1 रही होगी। सही बोल रहा हूं क्या मैं? नहीं, एक्स की वैल्यू -1 रही होगी। यानी जब कॉस इनवर्स ऑफ -1 होगा तब इसकी मैक्स वैल्यू मिलेगी, यानी कॉस इनवर्स ऑफ एक्स की मैक्स वैल्यू मिलेगी जो कि पाई होगी। और वो कब? जब एक्स की जगह -1 हो। ये बात ध्यान रखना जो मैंने अभी आपको समझाया। अपने क्वेश्चन में वापस लौटो। आपके गिवन क्वेश्चन में ये तीनों ऐड होकर 3 पाई दे रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है यहां पर ये तीनों कॉस इनवर्स फंक्शन है, तो तीनों ही कॉस इनवर्स ऑफ पी, कॉस इनवर्स ऑफ क्यू या कॉस इनवर्स ऑफ आर, तीनों ही यहां पर पाई के इक्वल रहे होंगे। यानी कॉस इनवर्स ऑफ पी भी पाई होगा, यानी कॉस इनवर्स ऑफ पी भी पाई होगा, कॉस इनवर्स ऑफ क्यू भी पाई होगा, कॉस इनवर्स ऑफ आर भी पाई होगा। तभी तो जाके तीनों ऐड होकर आपको 3 पाई दे रहे हैं। तो यहां पर अगर कॉस इनवर्स ऑफ पी को पाई रखोगे तो यहां से पी आ जाएगा कॉस ऑफ पाई, एक सेकेंड, cos of pi, so that is -1. Similarly cos inverse of q, now that will be also pi, तो यहां से q आ जाएगा cos pi, तो cos pi यानी अगेन -1। वैसे बच्चों ये सारी चीजें मैंने यहां पर भी तो करके दिखाई थी, आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, बट एनीवे फिलहाल तो हम कर रहे हैं। तो सिमिलरली cos इनवर्स ऑफ r ये पाई बनेगा, तो r विल बी cos पाई, यानी ये भी आपका -1 हो जाएगा। बच्चों बात समझ आ रही है सभी को, ठीक है ना। अब यहां पर देखो आपको पी क्यू आर की वैल्यू मिल चुकी है, तो अभी आपको क्या निकालना है? अभी आपको निकालना है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, ठीक है। इन सब की जगह आपको -1 ही मिल रहा था, -1 इंटू -1 प्लस, एक सेकेंड, प्लस -1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1, ये सारे 1 बन जाएंगे। 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3। सो दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया बच्चों? ऑप्शन सी सही हो गया क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ो जी, क्वेश्चन 7 को भी देख लेते हैं। तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर देख लो। तो क्वेश्चन 7 वेल ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। आपको दिख रहा होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड, यानी तीनों एंगल्स ऐड होकर 3π/2 दे रहे हैं। आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अब हमें ये बात पता है कि साइन इनवर्स एक्स बिलोंग करता है, देखो इस इंटरवल से। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो यहां से आपको अगर पूछना हो कि मैक्स वैल्यू क्या होगी भाई, मैक्स वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, तो ये क्या बनेगा? तो π/2 बनेगा। बात समझ आ रही है। अब देखो यहां पर ये 3 अलग अलग चीजें ऐड होकर आपको 3π/2 दे रहे हैं और ये तीनों साइन इनवर्स हैं। तो यहां पर ये बात क्लियर है कि यहां पर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई एंड साइन इनवर्स ऑफ जेड का मैक्स वैल्यू ही मिलेगा, तभी जाके तीनों ऐड होंगे और आपको 3π/2 का वैल्यू देंगे, जो कि आपके क्वेश्चन में RHS में आपको दिख रहा होगा बच्चों, ठीक है। तो एक काम करो, इन तीनों की हेल्प से यहां पर एक्स वाई जेड निकाल लो। तो x बनेगा आपका साइन π/2, नाउ दैट इज 1 साइन 91। ऐसे ही y आपका साइन π/2, नाउ दैट इज ऑल्सो 1। सिमिलरली z आपका साइन π/2, नाउ दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1, ठीक है। यानी यहां से x y z की वैल्यू आपको मिल चुकी है। ध्यान रखना इस कलेक्शन को, तीनों की वैल्यू 1 मिली हुई है। अब अपने क्वेश्चन में चलो, x की पावर 100 प्लस y की पावर 100 प्लस z की पावर 100 -9 अपॉन x की पावर 101 प्लस y की पावर 101 प्लस z की पावर 101। तो यहां से क्या होगा बच्चों? यहां पर देखना, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं इस वाले स्टेप से, ठीक है ना। यहां से आते हैं हम लोग और इधर मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। x की पावर 100 यानी 1 की पावर 100, ऐसे ही y की पावर 100 यानी अगेन 1 की पावर 100, अगेन 1 की पावर 100। एक सेकेंड जी, 1 की पावर 00 हो गया था ये, ओके। तो 1 की पावर 100 -9 अपॉन 1 की पावर 101 प्लस 1 की पावर 101 प्लस 1 की पावर 101, ठीक है ना। तो ये तीनों तो ऐड होके आपको 3 दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो 3 क्यों? क्योंकि 1 की पावर 100 करो या कुछ भी करो 1 ही रहेगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3 हो गया, -9 अपॉन अगेन डिनोमिनेटर में भी 3 आ जाएगा,
सो 3 माइनस 3 यानी 0। 0 मतलब ऑप्शन ए सही हो गया क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ो जी, क्वेश्चन 8 को भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 8। तो यहां पर क्या करना है, यहां पर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 10 की वैल्यू लिखनी है। मैं अगर आपको याद दिलाऊं तो यहां पर फॉर्मूला लगेगा ये वाला। ठीक है, लेकिन अगर इस फॉर्मूले की हेल्प से आप सोचें कि लो जी इसका आंसर 10 आ गया, ऑप्शन ए बोल दिया जाए, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये जो 10 मिला, दिस डज नॉट बिलोंग टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज ऑफ कॉस इनवर्स फंक्शन। देखो ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होता है जब x इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा हो। बच्चों बात समझ आ रही है ना, तो यहां पर ये जो वैल्यू 10 मिली वो इस इंटरवल से बिलोंग नहीं कर रहा, यानी इट डज नॉट बिलोंग टू दिस इंटरवल विच इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज ऑफ कॉस इनवर्स, देयरफॉर इसका आंसर 10 नहीं हो सकता। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे ना, यहां पर जो भी एंगल यानी cos 10 में आपको दिख रहा है ना एंगल 10 है, इसे रेंज में लेकर आएंगे। अब रेंज में कैसे लेकर आओगे, देखो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इसे आप लिखो माइनस ऑफ cos पाई माइनस 10, तो ये जो पाई माइनस 10 है, क्या ये इस इंटरवल से बिलोंग करेगा, तो नहीं करेगा। समझे कि नहीं, पाई की वैल्यू पुट करके देखो ना 3.14 अप्रोक्सीमेटली, माइनस 10 फिर कर देना, तो इस इंटरवल से बिलोंग नहीं करेगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं 2 पाई माइनस 10, तो क्या ये इस इंटरवल से बिलोंग करेगा, तो 2 इंटू 3.14 माइनस 10 यानी 6.28 माइनस 10। अब ये जो भी आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा भाई, तो ये जो भी आंसर आएगा यानी माइनस का 3.72, तो ये वाला आंसर भी बिलोंग नहीं करेगा कॉस इनवर्स फंक्शन के प्रिंसिपल ब्रांच से। यानी अगर मैंने cos 10 की जगह पे यहां पर cos 2 पाई माइनस 10 भी लिखा होता, तो भी 2 पाई माइनस 10 कॉस इनवर्स के प्रिंसिपल ब्रांच से बिलोंग नहीं करता और हमारा काम नहीं हो पाता। तो फिर अब क्या करें, तो यहां पर अब जरा 3 पाई माइनस 10 लिख के देख लो, यानी मैंने क्या बोला, यहां पर आप 3 पाई माइनस 10 को चेक करके देखो तो ये क्या आएगा। तो बच्चों यहां पर 3 इंटू 3.14 माइनस 10, अब इसकी वैल्यू निकाल के देखो, सो दिस विल बी कमिंग एज 0.58। नाउ दिस आल्सो डज नॉट बिलोंग टू द कॉस इनवर्स फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज। ठीक है, यानी इससे भी हमारी दाल नहीं गली। तो फाइनली जरा 4 पाई माइनस 10 ये करके देखो, 4 पाई माइनस 10 मैंने ये चेक करने के लिए बोला, तो दिस इज कमिंग एज 2.56। ठीक है, ये 2.56 आपको मिल जाएगा, और 2.56 अब ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ना बच्चों, ये 0 पाई वाले इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, यानी यहां से बात बन सकती है। यानी अपने क्वेश्चन में वापस लौटो, तो यहां बनेगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स cos 10 की जगह हम लोग लिखेंगे cos 4 पाई माइनस 10, क्योंकि cos थीटा को अगर मैंने cos 4 पाई माइनस थीटा लिखा तो इससे कोई गड़बड़ नहीं होगी। ये देखो ध्यान से, 4 पाई माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप ऐसे लिखते हैं cos 4 पाई माइनस थीटा, तो ये cos थीटा ही रहेगा, यहां पर थीटा की जगह 10 है। ठीक है ना, इस तरीके से आप सोच लो। चलिए तो फिलहाल यहां पर ये क्या बन जाएगा, तो यहां से ये बन जाएगा y इक्वल टू 4 पाई माइनस 10, और हम ये ऑलरेडी चेक करके आपको दिखा चुके हैं कि 4 पाई माइनस 10 कॉस इनवर्स फंक्शन के प्रिंसिपल ब्रांच से बिलोंग करेगा। तो बस जी यहां से आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन बी सही हो गया क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 क्या दिया हुआ है आपको, तो ये रहा जी क्वेश्चन 9। यहां पर टेंजेंट ऑफ x प्लस वाई 33 है, x की वैल्यू tan इनवर्स 3 है, आपको y की वैल्यू बतानी है। देखो जी यहां पर काम किस तरीके से होगा, इस वाले डाटा पे फोकस करना। हम लोग यहाँ LHS में ना ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे जो हमें पता है। ठीक है ना, 10a प्लस बी वाला फॉर्मूला, समझे कि नहीं सभी लोग। ओके, नाउ दैट इज इक्वल टू 33। अच्छा बच्चों, यहां से आपको टेंजेंट ऑफ x की वैल्यू मिल जाएगी जो कि 3 बनेगी। ठीक है ना, अब इस वैल्यू को अपने क्वेश्चन में यूज कर लो, यानी यहां पर 10x की जगह 3, ये बना आपका 10y, और ये यहां पर 1 माइनस 3 इंटू 10y, नाउ दैट इज इक्वल टू 33। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 3 प्लस 10y इक्वल टू 33 माइनस 3 इंटू 33 दैट इज 99 इंटू टेंजेंट ऑफ y।
अब इसके बाद बच्चों यहां पर साइड चेंज कर दो, मतलब 10y प्लस 99y, ठीक है, टेंजेंट ऑफ y वाले एक तरफ ले लिए मैंने, इज इक्वल टू 33 माइनस 3, यानी जो कॉन्स्टेंट्स हैं, नंबर हैं, उनको एक तरफ कर दिया, ठीक है। तो ये LHS में बन जाएगा आपका 100 इंटू टेंजेंट ऑफ y, ये बनेगा 30, तो यहां से टेंजेंट ऑफ y बनेगा 30 अपॉन 100, नाउ दैट इज एक्चुअली 3 अपॉन 10 विच कैन बी रिटन एज 0.3, ठीक है ना। तो यहां से आपको टेंजेंट ऑफ y की वैल्यू मिल चुकी है, लेकिन आपको निकालना है y की वैल्यू, तो y विल बी tan इनवर्स ऑफ 0.3। एक बार चेक करो मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो y की वैल्यू मिल गई tan इनवर्स ऑफ 0.3, tan इनवर्स ऑफ 0.3, यानी ऑप्शन सी सही हो गया इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन 9 भी खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? तो क्वेश्चन 10 जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है, हमें सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन पता करना है। इसके लिए यहां पर x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर क्या करो, ये जो आपको ब्रैकेट में दिख रहा है ना tan इनवर्स x, देखो ये वाला, इसे आप थीटा एज्यूम कर लो, ठीक है। तो यहां से आपको मिल जाएगा tan थीटा, नाउ दैट इज इक्वल टू x, और इस वजह से अब आपका क्वेश्चन दिखेगा इस तरीके से, समझे, साइन थीटा दिखेगा। तुम्हें बस साइन थीटा निकाल लेना है यहां पर ट्राइंगल की हेल्प से। तो ये बनेगा भाई x अपॉन 1, ऐसे लिख लो ताकि ये आपका परपेंडिकुलर ये बेस हो जाए, ठीक है। तो यहां पर हाइपोटेनियस आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, ठीक है ना। तो यहां से आपको साइन थीटा क्या दिखेगा बच्चों, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, देखो ऐसे, ठीक है। तो बस आपके क्वेश्चन का भी आंसर यही आ गया ना, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस पूरे का अंडर रूट है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन बी में ऐसा ही दिख रहा है, ऑप्शन बी सही हो गया इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड, ये रहा जी क्वेश्चन 11। तो क्वेश्चन 11 में बेसिकली आपसे रेंज पूछा गया है इस फंक्शन का। अब फंक्शन क्या है, फंक्शन देख लो, रेंज ऑफ द फंक्शन, ये रहा जी फंक्शन, और यहां पर ये कंडीशन भी है। अब ये जो कंडीशन गिवन है ना, वैसे इस कंडीशन का मतलब हुआ x की वैल्यू इस इंटरवल से बिलोंग करेगी, और अगर x इस इंटरवल से बिलोंग करेगा तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होगा, ये देखो ब्रैकेट में यही तो लिखा हुआ है। तो ये क्या बनेगा बच्चों, ये π/2 बनेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये, ठीक है ना। तो यहां से आपका जो क्वेश्चन है ना, ये क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू हमने निकाली कि ये π/2 आएगी विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, मैंने बता दिया है आपको। तो यहां से ये बन जाएगा साइन ब्रैकेट के अंदर π/2, और इसका मतलब हुआ 1, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि हमें रेंज बताना है, तो रेंज मतलब हमें इसको या तो इंटरवल की फॉर्म में लिखना पड़ेगा या सेट नोटेशन में लिखना पड़ेगा। तो यहां इंटरवल तो नहीं बन रहा क्योंकि डिस्क्रीट वैल्यू मिली है, सिंगल वैल्यू मिली है। तो बस रेंज आप लिखोगे तो सेट नोटेशन यानी इस तरीके से लिख दोगे। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में हमें दिख रहा है, बिल्कुल सेम, ठीक है ना। यानी ये क्वेश्चन भी खत्म, क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हुआ। क्वेश्चन 12 में देखते हैं, ये रहा जी क्वेश्चन 12। तो क्वेश्चन 12 क्या है, यहां पर वैल्यू बतानी है साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 43 अपॉन 5 इंटू पाई, 43 पाई अपॉन 5 है एक्चुअली। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना भाई, देखो ये वाला एक फॉर्मूला होता है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। अब ये तो कई बार यूज हो चुका है ना आज की क्लास में। तो यहां पर अगर देखें ध्यान से, तो ये दिया हुआ है साइन इनवर्स ऑफ दिस। तो बच्चों यहां पर अगर मैं इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले की हेल्प से आगे प्रोसीड करना चाहूं, और ये जो यहां ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है ना cos 43 पाई अपॉन 5, इसे x की तरह ट्रीट करूं, तो यहां पर आप इसे क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x यानी 90 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x, और मैंने बोला x इसे ट्रीट करने के लिए, समझे। अगेन यहां पर ये बात क्लियर है कि cos इनवर्स ऑफ cos x इक्वल टू x वाला फॉर्मूला लगाकर इस पूरे का आंसर 43 पाई अपॉन 5 नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि इस फॉर्मूले में ये जो x होता है ये cos इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग करता है बच्चों। बात समझ आई। तो अभी हमें बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा ऐसे कि ये cos इनवर्स ऑफ cos 43 पाई अपॉन 5, पहले इसकी वैल्यू निकालो। तो यहां पर cos 43 पाई अपॉन 5 इसे हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देख लो, जो भी आंसर आएगा उसको π/2 में से सब्ट्रैक्ट करना होगा, वो तो बाद में कर लेंगे, पहले इसको तो देख लो, ठीक है।
तो यहाँ पर कॉस, अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 8 पाई प्लस 3 पाई अपॉन 5। एक बात सुनो ध्यान से, एलसीएम लेके देखो और आपको ये मिल रहा है, यानी 43 पाई अपॉन 5 मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है ना। तो कॉस 8 पाई प्लस थीटा यानी कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये बनेगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3 पाई अपॉन 5। ठीक है, अब यहां पर 3 इंटू पाई अपॉन 5 यानी 3 पाई अपॉन 5 विच इज 3 इंटू 36 विच इज 108 डिग्री, डिग्री में मैंने निकाल दिया। तो ये बिलोंग करता है इस वाले इंटरवल से, यस और नो, डू लेट मी नो, चेक कर लो। अच्छा, पाई अपॉन 5 की वैल्यू अगर आपको याद नहीं है तो 180 को 5 से डिवाइड कर लो, 36 आ जाएगा, समझे। तो यहाँ पर 3 इंटू 36 दैट इज 108 डिग्री, जो कि इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है। और अगर इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में अब ये जो है ना, इसको तुम डायरेक्टली 3 पाई अपॉन 5 लिख सकते हो बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड। विच फॉर्मूला? दिस फॉर्मूला, समझे ना, बात समझ आ रही है। तो यानी यहां पर cos इनवर्स ऑफ cos 43 पाई अपॉन 5, इसकी वैल्यू मिल गई 3 पाई अपॉन 5। तो आपके क्वेश्चन में चलो 90 माइनस 3 पाई अपॉन 5, एक बार एलसीएम लो तो 5 पाई माइनस 6 पाई यानी माइनस पाई और नीचे 10 यानी माइनस पाई अपॉन 10, दैट इज ऑप्शन डी सही हो गया इस क्वेश्चन के लिए। कैसा क्वेश्चन है ये? सुपर क्वेश्चन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन सुपर है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली फ्यूचर वीडियोस की अपडेट भी आप लोगों को रेगुलरली मिलती रहे। मोर ओवर इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए क्वेश्चन 13 देखते हैं। क्वेश्चन 13 में क्या दिया हुआ है, तो यहां पर आपको इस फंक्शन का ना डोमेन बताना है। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको मैं बता दूं कि साइन इनवर्स फंक्शन कब डिफाइंड होता है, यानी इस फंक्शन का डोमेन क्या होता है। दिस इज डिफाइंड व्हेन x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, समझे। तो देयरफॉर अगर आप अपने क्वेश्चन में देखोगे तो आप कहोगे कि दिस साइन इनवर्स 2x इज डिफाइंड। अब यहां पर कंपेयर कर लो ना, इस कंसेप्ट के साथ कंपेयर करो अपने फंक्शन को। तो यहां देखोगे कि जो एंगल x है हमारे क्वेश्चन में वो है 2x, समझे। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज डिफाइंड व्हेन 2x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। बात समझ आ रही है। तो यहां से अब आपको x पे कंडीशन निकाल लेनी है। मतलब क्या हुआ कि 2x एक्चुअली इस इंटरवल में होगा, पूरे में 2 से डिवाइड करो ताकि x पे आपको कंडीशंस मिल जाएं, यानी x के लिए इंटरवल मिल जाए। तो बस जी आपका काम हो चुका है। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या बन जाएगा, x बिलोंगिंग टू -½ से हाफ, ठीक है ना। तो -1/2 से 1/2 क्लोज इंटरवल में कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन सी, बड़ा बड़ा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। क्वेश्चन 13, वेल दिस इज ऑल्सो कंप्लीट। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14 नाउ। सो हियर वी गो, क्वेश्चन नंबर 14। वेल यहाँ पर टेंजेंट ऑफ दिस माइनस दिस, अगर आपको क्रिस्टल क्लियर दिख रहा हो तो ये कोई एंगल बी की तरह ट्रीट कर लो, समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो ये भी एंगल ए की तरह ट्रीट कर लो। तो इस वजह से आपको अब ये क्वेश्चन दिखेगा टेंजेंट ऑफ a माइनस बी, जिसमें आप tan a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और फाइनली यहां से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी और y की वैल्यू भी बतानी है इस क्वेश्चन में। बच्चों इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, यहाँ पर जिसको मैंने एंगल a की तरह ट्रीट करने के लिए बोला, पहले जरा इसे सिंप्लीफाई कर लो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। 2 tan इनवर्स x क्या होता है बच्चों, दिस इज tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है ना, बिल्कुल सही बात है। चलिए तो 2 tan इनवर्स 1/5, तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन राइट tan इनवर्स 2x यानी 2 इंटू 1/5 और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/25 हो जाएगा। एक बार इसका कैलकुलेशन कर लो, यहाँ साइड में दिखा देता हूं। तो ये बनेगा tan इनवर्स, ऊपर बनेगा 10/25 और नीचे बनेगा 24/25, यानी ऐसे ही लिख लो। और ये फाइनली tan इनवर्स ऑफ 5/12 आ गया, ठीक है ना। अब अपने क्वेश्चन में वापस लौटो। तो आपका क्वेश्चन जिस तरीके से भी दिया हुआ था वहां पर मैं ये बता चुका हूं कि ये टेंजेंट ऑफ a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहां पर क्या बनेगा, टेंजेंट ऑफ a का मतलब है 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस टेंजेंट ऑफ b यानी 10 π/4 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5
वैसे आप लोग इसका वैल्यू निकाल चुके हो तो ये वैल्यू भी डायरेक्टली रख सकते हो, जैसे कि मैंने रख लिया, नीचे रख लिया, ऊपर नहीं रखा, यहाँ नहीं रखा था यहाँ तो रख लिया, दोनों बातें सेम ही तो हैं, दोनों जगह सेम चीजें ही हैं, ठीक है। अच्छा 10 पाई/4 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका y क्या बनेगा बच्चों, तो ये एक बार नीचे पहले लिख लूं मैं, तो 1 + 5/12, देखो ये पूरा 5/12 बन जाएगा, समझे। और 10 पाई/4 की वैल्यू क्या मिलेगी, वो तो 1, ठीक है। अच्छा ऐसे ही ऊपर यानी ये पूरा क्या बन जाएगा, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा बनेगा आपका, नीचे मैंने आपको बता दिया है ना, यहां पर देखो ना, ये बता दिया है मैंने, ठीक है। तो ये 5/12 और ये -1, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो जरा एलसीएम लेकर, तो 5 - 12 यानी -7/12 और नीचे आपका आएगा 12 + 5 यानी 17। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया -7/17, -7/17 यानी ये रहा जी, यानी ऑप्शन सी सही हो गया इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 15। वैसे आगे मैं तभी बढ़ूंगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। कर लिया आपने सब्सक्राइब, वेल डन, वेरी गुड। वीडियो को लाइक भी कर देना बच्चों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाओ। तो क्वेश्चन 15 में क्या है, हमें tan इनवर्स ऑफ x/y माइनस tan इनवर्स ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बतानी है। कुछ बच्चे क्या सोचेंगे, डायरेक्टली यहां पर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा लिया जाए, है ना। अगर आप लोग भी यही सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, ऐसे कर तो सकते हो, बट यूजिंग दिस फॉर्मूला विल मेक थिंग्स कॉम्प्लेक्स इन दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। अभी तो कॉम्प्लेक्स बना देगा, हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, लेकिन कब करेंगे वो हम डिसाइड करेंगे। भाई सुनना ध्यान से। तो बच्चों अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इस वाले एक्सप्रेशन पे फोकस करना, ठीक है ना, यानी tan इनवर्स ऑफ x - y अपॉन x + y। अच्छा मोर ओवर यहां पर ये x/y है, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है, भूलना मत इसे। तो यहां पर अब हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले तो इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर ये जो भी लिखा हुआ है ना, tan इनवर्स x - y अपॉन x + y, तो ध्यान से सुनना, क्योंकि मुझे एक टर्म ऐसा दिख रहा है जिसमें ऑलरेडी x/y है, इस टर्म में देखो आप x/y है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इस ब्रैकेट के अंदर ही यहां पर y से डिवाइड कर दूंगा। तो ये x/y -1 और यहां पर x/y +1, इस तरीके से हो जाएगा। ये एक स्टेप और लिखूंगा आपके लिए मैं, वेट करना, tan इनवर्स x/y -1 और यहां नीचे 1 को आगे कर दो और ये x/y ऐसे लिख के इंटू 1 कर दो, ताकि अब आप लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर पाए जो मैं सबसे पहले आपको बता रहा था, ठीक है ना। और उस फॉर्मूले को अगर आपने सबसे पहले ही स्टेप में यूज कर लिया होता तो आप फंस जाते, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती। लेकिन अभी देखना बड़े ध्यान से, आपको रिजल्ट मिल रहा होगा। ये वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए बोल रहा हूं, रिवर्स फॉर्मूला, मतलब LHS की वैल्यू गिवन है तो हम RHS लिख सकते हैं, लेकिन अगर RHS वाला एक्सप्रेशन गिवन है तो यहां से कंपैरिजन करते हुए आप LHS वाला फॉर्मूला भी तो लिख सकते हैं। तो x का मतलब हो गया यहां पर x/y और y का मतलब हो गया 1, ठीक है। तो tan इनवर्स ऑफ x/y माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, ठीक है। वैसे tan इनवर्स ऑफ 1 π/4 होता है, मुझे भी पता है, यूज कर लेंगे, डोंट वरी। अपने क्वेश्चन में वापस लौटो बच्चों। तो आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी tan इनवर्स ऑफ x/y है, ठीक है ना। तो आप क्या करो, tan इनवर्स ऑफ x/y माइनस इस पूरे की वैल्यू जो आपने अभी निकाली है उसे पुट कर दो, tan इनवर्स ऑफ x/y माइनस tan इनवर्स 1 जिसकी वैल्यू π/4। ये वैल्यू जो मैं लिख रहा हूं, दिस वैल्यू आई एम राइटिंग फ्रॉम दिस स्टेप, समझे कि नहीं, ठीक है ना। चलिए तो यहां से जैसे आप लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये tan इनवर्स वाला कैंसिल हो जाएगा, आपको सिर्फ π/4 मिलेगा और π/4 का मतलब हुआ ऑप्शन सी सही हो गया इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है बच्चों। तो आपको ये क्वेश्चन भी सही से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो बच्चों इसी के साथ हम लोग आज का सेशन वाइंड अप करने वाले हैं, यानी हमने MCQ क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनवर्स ट्रिगो फंक्शन कंप्लीट कर लिए। जो टेस्ट मैंने आप लोगों के लिए गूगल फॉर्म पे क्रिएट किया था, आप लोगों ने उस टेस्ट को अगर दिया होगा तो ये क्वेश्चन आपने पहले भी सॉल्व किए होंगे। कुछ क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत रही हो, अगर आपको क्लैरिफिकेशन की जरूरत हो, तो बस मैंने इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए क्रिएट कर दिया है। मुझे उम्मीद है इससे आपकी प्रिपरेशन में बूस्ट मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो अगर आप लोगों की कुछ भी हेल्प हो रही है हमारे लेक्चर से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना। इस वीडियो को लाइक कर दो बच्चों और इसे शेयर भी कर देना अपने सभी क्लासमेट्स के साथ। This is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours.
that is Mathematica by OP Gupta. Let's meet in the next class with some more interesting lectures. Till then, be good, take care, all the best. Thank you.